गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज द हिंदू का जो एडिशन है न्यूज़पेपर का वो नहीं आया है, बट कोई बात नहीं। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, पीआईबी से हैं और बाकी सभी और सोर्सेज से हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट ना देखो, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि जो भी पीआईबी के अंदर कवरेज रहता है वो हम ऑलरेडी प्रीलिम बूस्टर के अंदर डिस्कस कर ही लेते हैं। तो वहीं से बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट हो जाती हैं। तो पूरा का पूरा पीआईबी भी हम यहाँ पे कवर कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, डेट है आज की 16 जनवरी 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप वो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ से जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है वो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के रिगार्डिंग है। देखो, हमारा विजन है 2047 तक विकसित भारत बनना। अब विकसित भारत बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भारी मात्रा के अंदर एक्सपोर्ट करें। हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं उसकी वैल्यू $1 ट्रिलियन क्रॉस करनी चाहिए। मर्चेंडाइज का मतलब आपकी जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, मैं उसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एंड इसी पर्सपेक्टिव से नीति आयोग के द्वारा 2020 में स्टार्ट किया गया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये जो नीति आयोग ये जो आपका इंडेक्स निकालता है, इसके माध्यम से पता लगता है कि कौन सा स्टेट कितना अच्छा कर रहा है एक्सपोर्ट के अंदर। एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब चीज़ों के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा स्टेट और कौन सा यूटी कैसा कैसा काम कर रहा है। अब हमारा चौथा एडिशन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का यहाँ पे रिलीज किया गया है और इसका नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आपका 2024। ये थोड़ा डिले के बाद रिलीज होता है, इसीलिए 2024 का आपको ये देखने को मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पर ना हम इनको स्टेट्स को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। जैसे एक कैटेगरी होती है लार्ज स्टेट्स की, एक कैटेगरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की। और उनमें भी ना फिर फर्दर आपको तीन तरह से देखने को मिलेंगे कि लीडर कौन है जिनमें प्रिपेयर्डनेस काफ़ी अच्छी है, चैलेंजर कौन है और एस्पायरर कौन है। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, बड़ी स्टेट्स के अंदर ये तीनों स्टेट्स बहुत शानदार काम कर रही हैं। दैट इज वाई दीज आर लीडर्स। छोटी स्टेट्स के अंदर अगर हम बात करें, वहाँ उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, इन तीनों ने यहाँ पे टॉप किया है। बाकी यहाँ पर जो आपका एस्पायरर्स में है ना, ये थोड़ा अभी एक्सपोर्ट के मामले में थोड़ा पिछड़ रहे हैं इन लार्ज स्टेट्स एंड स्मॉल स्टेट्स। राइट, ये थोड़ा सा हमें इसका आइडिया होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम निकालते कैसे हैं कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है कौन सा खराब कर रहा है। इसके लिए आपको चार पिलर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको सब पिलर जानने की जरूरत नहीं है, आपको चार पिलर्स जानने हैं। वो चार पिलर्स कौन से हैं? पहला पिलर है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी इंपॉर्टेंस है 20%। दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, 40% इंपॉर्टेंस। तीसरा पॉलिसी एंड गवर्नेंस, 20% वेटेज। एंड चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, आपका 20% वेटेज के साथ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसकी हुई? आपकी बिजनेस इकोसिस्टम की। क्या क्या कवर होता है इनके अंदर? देखो, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लिया कि कैसा लॉजिस्टिक कैसा है, यूटिलिटीज कैसा है, ये सब हो गया। बिजनेस इकोसिस्टम में कितना एमएसएमई को हम मदद कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल किस तरह से है। पॉलिसी एंड गवर्नेंस में कैसी कैसी सरकार की पॉलिसीज हैं उनको देखा जाता है। एंड ओवरऑल एक्सपोर्ट ने कैसा काम किया, वो एक्सपोर्ट आउटकम या एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के अंदर हम इस तरह से देख लेते हैं। तो ये चार पिलर के कॉन्टेक्स्ट में हम पूरा एनालाइज करते हैं एंड उस बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे बता देते हैं। अब जो इस बार कुछ बदलाव हुआ वो ये था कि इस बार कुछ नई डायमेंशंस ऐड हुई हैं। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को हमने ऐड कर दिया, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। ये दरअसल में ना इसी के अंदर ही हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बिजनेस इकोसिस्टम बता रहा था ना, तो ये सब चीज़ें नई ऐड हुई हैं, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं। बाकी कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट्स हमारे जो होते हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा इंफोसिस हम देने लग गए हैं कि डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छा काम होगा तभी जाके पूरा स्टेट अच्छा काम कर पाएगा। तो इस तरह से एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को हमने थोड़ा सा और बेहतर बनाने की कोशिश करी है। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है पैक्स सिलिका के रिगार्डिंग। देखो, सिलिका यहाँ पे जो वर्ड है ना, वो वर्ड किसको दर्शाता है? वो सिलिकॉन को दर्शाता है। अब देखो, आज का जो टाइम आ चुका है ना, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स है जियोपॉलिटिक्स के लिए। एक तरफ यूएसए है, दूसरी तरफ चाइना है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है।
अब नोटिस करेंगे तो सिलिकॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा आने वाले टाइम्स के अंदर, क्योंकि सिलिकॉन का इस्तेमाल आपके बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स, आपके एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स के ऊपर होता है। अब आज के समय कहीं ना कहीं चाइना यहाँ पर बहुत डोमिनेट कर रहा है क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर, रेयर अर्थ के अंदर। तो कहीं ना कहीं यूएसए चाहता है कि भाई ये जो चाइना की डोमिनेंस है ना, इसको हम कम करें। और इसीलिए यूएसए ने क्या बनाया है, पैक्स सिलिका, एक ऐसा ग्रुप जहां पर ये सिलिकॉन की सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल इसमें आपको 9 इनॉग्रल मेंबर्स देखने को मिलेंगे। यूएसए तो है ही है, उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम, इसराइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी आज से कुछ महीने पहले। इंडिया देखो इसका फिलहाल मेंबर नहीं है, बट एक यूएस एम्बेसडर ने बोला है कि कि हम इनवाइट करेंगे इंडिया को कि वो भी ज्वाइन करें। सुनो मेरी बात, इंडिया मेंबर नहीं है अभी। उन्होंने बोला है कि वो इंडिया को न्योता देंगे इसको इनवाइट करने के लिए। अब न्योता आएगा, हम सोचेंगे लेना है, एक्सेप्ट करना है, नहीं करना, तब जाके हो सकता है इंडिया इसका मेंबर बने। बट अभी फिलहाल इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला पैक सिलिका समिट जो हुआ था वो दिसंबर 2025 के अंदर हुआ था। एंड कोशिश यही है कि इस तरह से आपस में जो कुछ कंट्रीज हैं, लाइक माइंडेड नेशंस हैं, वो साथ में मिलकर एक प्रॉपर डिजिटल इकोनॉमी की तरफ यहाँ पे बढ़े। तो वहीं से वर्ड आया है आपका, पैक्स का मतलब होता है पीस, और आपका सिलिका का मतलब है सिलिकॉन के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि इस तरह से चिप सप्लाई चेन के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल हो पाए। दैट इज द एंटायर पर्पस ऑफ पैक्स सिलिका। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सामने, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। दोस्तों हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा ना एक इंडेक्स रिलीज किया था जिसका नाम है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि एक देश का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है। बेसिकली ये डेटा उठाते हैं आईएटीए से, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का डेटा। उस डेटा से पता लग जाता है कि मान लो कोई किसी देश का पासपोर्ट है किसी के पास, वो कितने ऐसी डेस्टिनेशन जा सकता है बिना प्रायर वीजा के, राइट। तो इस तरह से दुनिया भर के 199 पासपोर्ट्स को असेस करते हैं, 227 ग्लोबल डेस्टिनेशन को यहाँ पे देखते हैं, और वहाँ देखते हैं कि कहाँ वीज़ा फ्री है, मतलब वीज़ा फ्री एक्सेस मतलब बिना वीज़ा के जा सकते हो, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल, आप वहाँ पहुँचो के आपको वीज़ा की फैसिलिटी मिलेगी, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन आपको मिलती है। तो जितना ज़्यादा कंट्रीज़ ने आपको वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल ऑफर कर रखा होगा ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट आपका यहाँ पे माना जाएगा। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ टॉप के ऊपर आपको सिंगापुर देखने को मिलेगा, और ये लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ है कि सिंगापुर ने टॉप किया है। सेकंड नंबर है जापान और साउथ कोरिया का, ये दोनों बराबर इनका स्कोर है। ये आप सोच रहे होंगे ये 192 और 188 का मतलब क्या है। देखो 192 मतलब सिंगापुर के जो लोग हैं, सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वो 192 कंट्रीज यहाँ पे जा सकते हैं वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल के तौर के ऊपर। यहाँ पर ये 188 है। अब भारत के जो नागरिक हैं उनका क्या है, देखो अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है ना, आप 55 देश ऐसे हैं जहां वीजा फ्री डेस्टिनेशन जो ऑफर करते हैं हमारे लिए। पिछले साल ये 54 था, यहाँ पर एक बढ़ गया 55, और हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है। पहले हमारी रैंकिंग 85 थी, अब हमने इंप्रूव करके इसको 80th पे हम पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान सबसे नीचे है इन पर्टिकुलर रैंकिंग्स के अंदर। एंड इस तरह से भारत ने 5 पोजीशंस का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, हेनली एंड पार्टनर्स जो हैं वो यहाँ पर इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों जो सामने आया है वो है अरालम वाइल्ड लाइफ बटरफ्लाई सेंचुरी। देखो एक्चुअली पता क्या है, इस सेंचुरी का नाम चेंज हुआ है। पहले इसका नाम था अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसको रख दिया गया है अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी। ये बटरफ्लाई वर्ड इसमें ऐड कर दिया गया, क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि इस सेंचुरी को हम यहाँ पे प्रॉपरली डेडिकेट करें बटरफ्लाई कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। अब आप सोचेंगे आखिर ये सेंचुरी है कहाँ पे? दोस्तों ये केरला के कन्नूर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बटरफ्लाई डाइवर्सिटी है। बहुत सारे बटरफ्लाइज माइग्रेट करके यहाँ पे आती भी हैं। बहुत अच्छा ये प्रोटेक्टेड एरिया है, तो दैट इज वाई हमने यहाँ पे इसको बटरफ्लाई सेंचुरी के तौर के ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर तो देखो वैसे 1984 में हो गया था, 2025 में रीनेम हुआ, पर ये बटरफ्लाई वाली जो बात है ना, ये अब यहाँ पे हमने करी है। यहाँ से एक आपको नदी चिनकानी रिवर भी आपको फ्लो होती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी देखो बटरफ्लाई की लगभग 266 स्पीशीज आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। बहुत सारी एंडेमिक और रेयर बटरफ्लाइज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ नाम देखना, एक सदर्न बर्ड विंग बहुत फेमस ये आपकी बटरफ्लाई है, मैंने पहले प्रीलिम बूस्टर में डिस्कशन भी किया इसके ऊपर। इवन मालाबार बैंडेड पीकॉक हो गया, ट्रेवनकोर इवनिंग ब्राउन हो गया, ये सारी बटरफ्लाइज के नाम हैं, ठीक है ना। तो ये बटरफ्लाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा
अगर हम फौना की बात करें तो एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, जाइंट स्क्विरल्स, ये सब भी देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट ना सिर्फ यही नहीं, और भी इंडिया में ऐसे आपके प्रोटेक्टेड एरियाज बटरफ्लाई के स्पेसिफिक देखने को मिलते हैं, जैसे बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटका के अंदर, वहां पर भी बटरफ्लाइज के लिए अलग से हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन रीजन बनाया हुआ है। सिक्किम बटरफ्लाई रिजर्व पार्क है, ठीक है, तो वहां पर भी बटरफ्लाइज को कंजर्व करने के लिए, उनकी डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। इवन दिल्ली में भी अगर हम बात करें तो सोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है। इसके अलावा त्रिची तमिलनाडु के अंदर ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी ऑफ गोवा, ओवलेकर वाडी बटरफ्लाई गार्डन थाने महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो है ये कहीं ना कहीं बटरफ्लाइज को कंजर्व करने के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज यहाँ पे बन जाते हैं। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, विच इज रिगार्डिंग द वल्चर सेफ जोन्स इन तमिलनाडु। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, जब हम बात करते हैं ना वल्चर्स की, तो वल्चर्स की स्टोरी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी ना मतलब खराब स्टोरी भी रही है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली पता क्या हुआ, अगर हम बात करें ना 1990s का जो पूरा डेकेड था और उसके बाद भी इनफैक्ट ना, तो वल्चर्स की पॉपुलेशन में बहुत भारी मात्रा में कमी देखने को मिली। मोर देन 90% जो वल्चर्स वल्चर्स की पॉपुलेशन थी वो कम होगी। अब कई सालों तक तो हमें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये वल्चर की पॉपुलेशन आखिर कम हो क्यों रही है, व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन। बट बाद में जब अच्छे से सर्वेस हुए, अच्छे से हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ, तब जाके हमें समझ आया कि इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था डाइक्लोफेनेक। अब आपके जो कैटल होते हैं ना, उन कैटल को डाइक्लोफेनेक जो है वो दी जाती है। बेसिकली डाइक्लोफेनेक क्या है, इट इज अ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। देखो एक्चुअली ना कुछ ऐसे बीमारियां या आपके फीवर और बाकी सब चीज़ों को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, पर ये स्टीरॉइड्स नहीं होते, इन बात को ध्यान में रखेंगे। अब लाइव स्टॉक की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनको ज़्यादा एक्टिव करने के लिए डाइक्लोफेनेक दिया जाता था। पर जब कैटल की कहीं ना कहीं डेथ हो जाती थी तो वल्चर उनके ऊपर फीड करते थे। वल्चर फीड करते थे तो वल्चर के अंदर भी ये डाइक्लोफेनेक और इस तरह की चीज़ें चली जाती थी। उससे क्या होता था कि वल्चर का जो किडनी है वो फेल हो जाता था, कैरकेसिस के ऊपर जो होता था ना ये ड्रग्स वगैरह। तो दैट इज वाई यहाँ पे वल्चर्स की पॉपुलेशन में बहुत भारी मात्रा में हमें कमी देखने को मिली। तो वहां से हमने एक बात तो काम की कि भाई यार ये जो इस तरह की डाइक्लोफेनेक और बाकी जो चीज़ें हैं ना इस तरह की, इनको यार बैन करो, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पता क्या हो रहा है, इससे जो आपके वल्चर्स हैं उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम हो रही है। फिर हमने एक तो इसको बैन किया, बाकी इसके साथ ही ना हमने देश भर में वल्चर सेफ जोन हमें बनाने स्टार्ट किए। वल्चर सेफ जोन का मतलब है एक ऐसा नेस्टिंग एंड हैबिटेट साइट वल्चर्स के लिए जहां पर उनको अच्छा चीज़ें खाने को मिले। अच्छी चीज़ें मतलब ऐसा कुछ ड्रग्स वाली चीज़ें ना हो, ऐसी कोई चीज़ें ना हो जो उनकी किडनी को दिक्कत दे। सो दैट इज़ वाई हमने देश भर में इस तरह से कुछ वल्चर सेफ जोन्स हमने एस्टेब्लिश करे। तो जैसे अभी भी हम कर रहे हैं ये काम, तो तमिलनाडु के अंदर भी वल्चर सेफ जोन जो बनाया जा रहा है वो है मोयार रिवर वैली, ठीक है, नीलगिरीज बायो रिजर्व के साथ में ही आपको यहाँ पे बनाया जाएगा। तो यहाँ पर अपने जो वल्चर्स हैं वो यहाँ पे आराम से फीड कर पाएंगे, ठीक है। तो डाइक्लोफेनेक ने इस तरह से बहुत भारी मात्रा के अंदर इस तरह से जो इम्पैक्ट कॉज किया था वल्चर के ऊपर। तो हमने इस तरह से वल्चर सेफ ड्रग्स को प्रमोट किया और उसी तरह से हमने जो वल्चर सेफ जोन है ना वहां पर इंश्योर किया कि इस तरह की हार्मफुल नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वल्चर्स को हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो तमिलनाडु भी इसी में आ गया है, उन्होंने भी यहाँ पे अक्रॉस द स्टेट हमने एस्टेब्लिश करने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। अब अगर हम बात करें ना वल्चर्स की, तो इंडिया में दरअसल में टोटल 9 तरह की वल्चर्स पाई जाती हैं। अब सबका नाम याद करना और आईयूसीएन स्टेटस याद करना पॉसिबल तो नहीं है, बट आपको 4 का देखो जरूर पता होना चाहिए। ये 4 कौन सी हैं? व्हाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर। अब याद रखना इन चारों का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो 5 है ना, जैसे इजिप्शियन वल्चर वो एंडेंजर्ड है, बेडेड वल्चर आपका नियर थ्रेटेंड है, हिमालयन ग्रिफॉन ये भी नियर थ्रेटेंड, सिनरस वल्चर ये भी नियर थ्रेटेंड, यूरेशियन ग्रिफॉन ये भी लीस्ट कंसर्न आपको देखने को मिलेगी। पर ये 4 जो है ना ये तो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव, ये 4 वल्चर्स के नाम, राइट। तो ये कुछ बातें हैं वल्चर्स के रिगार्डिंग। एक और टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है ब्रिक्स के रिगार्डिंग। देखो, ब्रिक्स की ना प्रेसिडेंसी अब भारत के पास आ चुकी है 1 जनवरी 2026 से, ठीक है। पिछले साल ब्राजील के पास थी, तो ब्राजील से भारत के पास अब ये प्रेसिडेंसी यहाँ पे आ चुकी है। और ये चौथी बार ऐसा हो रहा है कि भारत के पास ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी आई। 2012 में हम ब्रिक्स के प्रेसिडेंट थे, 2016 में थे, 2021 में थे, और अब जाके हम 2026 में हम फिर से ब्रिक्स के प्रेसिडेंट यहाँ बन चुके हैं।
अब एक तो डाउट आता है कि देखो यार ब्रिक्स की कंट्रीज कौन कौन सी हैं। देखो काफी ना लोग कंफ्यूज होते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से मेंबर्स हैं। अब देखो उसका रीजन पता क्या है, अगर आप 10 वेबसाइट्स ओपन करोगे तो 10 वेबसाइट्स पे अलग अलग नाम मेंशन है कि ब्रिक्स में ये मेंबर है, ब्रिक्स में वो मेंबर है, इसने छोड़ दिया, इसने ज्वाइन कर लिया, ये ज्वाइन करने वाला था। तो बड़ी कंफ्यूजन रहती है। पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो जो सबसे रिलायबल डेटा है मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। कहीं कोई सर्च नहीं करना आपको, बस यही देखना है जो मैं आपको लिख रहा हूं। उसका रीजन पता क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेटा है, पर ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बताया है। ठीक है, तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं ये उनका तरफ से है। तो मेरे सोर्स कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर जी। एक्चुअली पता क्या हुआ है, मैं अभी थोड़ी देर पहले जब रिसर्च कर रहा था तो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है ब्रिक्स के स्पेसिफिक इंडिया की तरफ से। उस वेबसाइट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है पूरी ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कैसे कौन कौन से समिट में क्या क्या हुआ, हर एक इंफॉर्मेशन आगे पीछे की जो अगर आप ब्रिक्स को चाहिए ना, तो bricks.gov.in पे जाके आप यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। वो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ही वेबसाइट उसकी लॉन्च करी है। तो वो सोर्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको रियलाइज करने को मिलेगा कि ब्रिक्स में टोटल 11 देश हैं। देखो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि इसमें 4 तो फाउंडर कंट्रीज थे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो हुआ पता क्या था, जिम ओनील ने 2000, जो कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 2001 में 4 कंट्रीज की बात करी थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। तो पहले 4 देश थे। तो पहली मीटिंग इनकी 2006 में हुई थी, उस टाइम ये 4 ही देश थे। ठीक है ना। फिर 2009 में पहला ब्रिक्स समिट हुआ रशिया के अंदर। फिर 2010 में ना क्या होता है, साउथ अफ्रीका में इसमें जुड़ जाता है। तो जो पहले BRIC था, जो 4 देश थे, वो बन जाते हैं 5 देश ब्रिक्स के नाम से। ठीक है, तो 5 देश इस तरह से बन जाते हैं। 2023 में फिर इस तरह से मेंबर्स ऐड होने स्टार्ट होते हैं। तो मेंबर्स ऐड होने के बाद आज टोटल 11 ब्रिक्स के मेंबर्स हैं। आई रिपीट, कितने हैं? 11। इसमें एक तो देखो 5 तो है ही हैं, ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया और साउथ अफ्रीका। ये 5 तो आपको पता ही पता है। उसके अलावा 6 और कौन से हैं? उसके अलावा 6 में आपका इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और आपका सऊदी अरेबिया और यूएई। ये 6 आपको और देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से टोटल मेंबर कंट्रीज जो हैं वो 5 + 6 = 11। तो 11 इज द करेक्ट आंसर, द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज दैट देयर आर इन ब्रिक्स। ब्रिक्स की पार्टनर कंट्रीज भी हैं कुछ हद तक, जैसे बेलारूस हो गया, बेलोविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, वियतनाम। ये इसकी पार्टनर कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब नोटिस करिएगा जो लेटेस्ट डेटा है ना, उसके हिसाब से लगभग दुनिया की आधी पॉपुलेशन ब्रिक्स में है। 40% दुनिया की जीडीपी कंट्रीब्यूशन यहाँ से है और दुनिया का 26% ट्रेड इन कंट्रीज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये लेटेस्ट डेटा है। जो आप लोगों ने पुराना पढ़ा होगा वो पुराना डेटा हो चुका है। ये लेटेस्ट डेटा जो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बताया, ये वही डेटा है। ठीक है, तो भारत का इस बार क्या रोल रहने वाला है? भारत प्रेसिडेंट है, तो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने यहाँ पे 3 प्रायोरिटीज बताई हैं। देखो मेंस का क्वेश्चन आए ना, वहां भी ये 3 बातें आपको लिखनी है। एक है आपका रिजिलियंस, एक बात है इनोवेशन, एक है कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। भारत ने बोल दिया है कि हम इन 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं ब्रिक्स 2026 के अंदर। क्या है ये 3 चीजें? रिजिलियंस, रिजिलियंस मतलब हम क्रिटिकल एरियाज में कॉपरेशन करेंगे, एग्रीकल्चर, हेल्थ, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एनर्जी सप्लाई चेन, इनके अंदर। उसी तरह से इनोवेशन के ऊपर फोकस करेंगे, स्टार्टअप्स का, एमएसएमईज का, और जो आपकी नई नई टेक्नोलॉजीज है उनका क्या रोल रहने वाला है उसके ऊपर फोकस रहेगा। एंड इसी तरह से कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम फोकस करेंगे क्लाइमेट एक्शन, क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। ये भारत की की प्रायोरिटीज यहाँ पे रहने वाली है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर एस जयशंकर जी ने ना ये लोगो रिलीज किया ब्रिक्स 2026 का। सर क्या है इस लोगो के अंदर खास? देखो इस लोगो के अंदर एक तो आपको यहाँ पे कमल का फूल आपको देखने को मिलेगा। सर लोटस, लोटस तो किस चीज का सिंबल है? देखो लोटस सिंबल है, क्या है सर? लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है भाई। आप लोग पता नहीं क्या क्या समझ रहे थे। ठीक है, कमल, कमल का मतलब क्या है? हमारा नेशनल फ्लावर है आपका। ठीक है, लोटस फ्लावर जो नेशनल सिंबल है हमारा। बाकी यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ये इस तरह से आपको 5 देखने को मिलेंगे, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन और रेड। ये दरअसल में 5 पता क्या दिखाते हैं? ये 5 चीजें आपकी ब्रिक्स को दर्शा रही हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका को। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये हाथ आपको जुड़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से जैसे हम नमस्ते नहीं करते किसी को, तो नमस्ते के तौर के ऊपर यहाँ पे इसको बनाने की, प्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। ठीक है ना। तो इस बार के जो हमारी टैगलाइन है भारत की प्रेसिडेंसी की, वो क्या है?
बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मैंने आपको बोला ना हमारा फोकस 3 चीजों पे है, रेजिलियंस, इनोवेशन और कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये 3 बातें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो यही सारी चीजें डॉक्टर एस जयशंकर जी ने रिलीज करी हैं, वेबसाइट रिलीज करी है जहां से मैंने आपको डेटा पूरा दिया है, एंड बाकी सारी बातें भी इस तरह से। बाकी देखो ब्रिक्स कैसे कैसे हुआ है तो मैंने आपको बता ही दिया। और ब्रिक्स में देखो रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिक्स की तरफ से न्यू डेवलपमेंट बैंक जो था एनडीबी, वो फोर्टलिजा ब्राजील के अंदर यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मतलब बनाया गया 6 ब्रिक्स समिट के द्वारा। एंड इसमें भी कोशिश यही है, देखो जैसे आपका वर्ल्ड बैंक नहीं होता, तो वर्ल्ड बैंक का एक तरह से आप कह सकते हो कि ये उसकी तरह ही यहाँ पे काम करता है, अलग अलग देशों के अंदर, आपके डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे फंड देता है। इसके हेडक्वार्टर आपको शंघाई में देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके जो और ऑफिसेज हैं वो साओ पोलो और आपको गुजरात में भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और इसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा गवर्न किया जाता है। सीआरए भी है, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। जैसे आपका आईएमएफ होता है ना, ये थोड़ा उसी की तरह काम करता है कि मान लो कि कोई कंट्री है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने में मदद करता है। फिर एक ब्रिक्स पे करके भी है, ये एक अभी तक का प्रपोज सिस्टम है कि अगर मान लो कंट्रीज को आपस में ट्रांजेक्शन्स करनी है, वो लोकल करेंसी से अगर वो कर पाए, ना कि स्विफ्ट के ऊपर, ये जो होता है ना जो इंटरनेशनल मैसेजिंग सिस्टम है उसके ऊपर डिपेंडेंट कम से कम रहे, और अपनी लोकल करेंसीज के माध्यम से ट्रेड कर पाए। तो ये सारे अलग अलग काम ब्रिक्स के द्वारा किए गए हैं। तो बहुत ही देखो इंटरेस्टिंग टाइम बन जाता है, क्योंकि देखो एक तरफ हमारे डोनाल्ड ट्रंप चाचा जी हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ वो ब्रिक्स कंट्रीज हैं। तो ब्रिक्स कंट्रीज कहीं ना कहीं थोड़ा उतनी पसंद नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को, काफी सारे एक्शंस लेते रहते हैं उनके अगेंस्ट। तो देखते हैं कैसे आने वाला साल यहाँ पे बीतता है, तो विल डिस्कस इट इन द कमिंग डेज। अब रही बात दोस्तों पीवाईक्यूज की, तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, एक तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करिएगा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन बताना है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार हम ना मिस कर जाते हैं सीएसपी का रोल, तो इसको भी आप जरा कमेंट्स में बताना। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन पर्सन एसोसिएटेड था। देखो चाहे हम बात करें चंपारण की, चाहे हम बात करें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, या खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें, तो डेफिनेटली गांधी जी के द्वारा ये मूवमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। बट कहीं ना कहीं वहां कुछ और लोगों का भी रोल था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कल ही आपको बता रहा था कि चंपारण के अंदर राजकुमार शुक्ला जी, और साथ साथ अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं वहाँ इंडिगो फार्मर्स की जो उनकी ग्रीवेंसेस थी उनको टैकल करने के लिए हमारी सत्याग्रह देखने को मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब बात आती है दूसरे स्टेटमेंट की, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। देखो जब हम बात करते हैं ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की, तो यहाँ गांधी जी के साथ ना जो मदद करी गई थी वो अनुसुईया अनुसुईया बहन या अनुसुईया साराभाई जो हैं उनके द्वारा करी गई थी। तो उनका बहुत बड़ा रोल था। मोरारजी देसाई जी का यहाँ पे कोई ऐसे रोल नहीं था इस चीज के अंदर, तो इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट रहेगा। खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर यहाँ पे प्ले किया। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि कैसे गुजरात के जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो फेमीन से अफेक्टेड पेजेंट से उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, उनके टैक्स में कमी देने के लिए। तो दैट इज वाई थर्ड इज करेक्ट। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। अब देखो ना एक चीज आप अंडरस्टैंड किया करो, थोड़ा थोड़ा ना हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, मोरारजी देसाई जी के बारे में, क्योंकि कल को हो सकता है ऑप्शंस कहीं यहाँ से भी बन जाए। तो जैसे मोरारजी देसाई जी की बात करूँ ना, तो देखो इनके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ सकते हो। इन्होंने देखो ये भी सिविल सर्विसेज में ही थे, पर 1930 में इन्होंने रिजाइन दे दिया, क्योंकि ये चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस जो गांधी जी के द्वारा स्टार्ट की गई है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। गांधी जी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इवन क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम के ऊपर भी इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। आगे जाके कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ ये अलाइन हुए। इनका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर भी डॉक्टर सॉरी नॉट नॉट डॉक्टर मोरारजी देसाई जी यहाँ पे बनते हैं इमरजेंसी के बाद, ठीक है। तो ये कुछ बातें इनके बारे में भी हमें क्लियर होनी चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन मैंने और पूछा था आपसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा है रॉलेट एक्ट के रिगार्डिंग। आई थिंक इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि रॉलेट एक्ट आपका 1990 के अंदर आता है। उसके बाद कहीं ना कहीं जलियांवाला बाग के अंदर जो इंसिडेंट होता है हमें वो देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत भारी रोष होता है इसके रिगार्डिंग कि ये आप क्या कर रहे हो, इस तरह से किसी को भी आप जेल में डाल दोगे बिना वकील बिना दलील, ठीक है ना। तो वो बातें, तो ये बात तो अपने आप में करेक्ट है। फिर दूसरा कह रहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया था। बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 के अंदर जो भी उनके लेफ्ट विंग फैक्शंस थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको यूनाइट करके फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश किया। दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा कह रहा है भगत सिंह जी वन ऑफ द फाउंडर्स थे एचएसआरए के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन के, ये भी अपने आप में करेक्ट है।
पर अगर हम दोस्तों बात करें ना चौथे स्टेटमेंट की, कह रहे हैं 1931 के अंदर कांग्रेस सेशन ने अपोज किया था गांधी इरविन पैक्ट को, बिल्कुल गलत। देखो जो कराची के अंदर कांग्रेस सेशन हुआ था वहां पर उन्होंने बल्कि इंडोर्स किया था, ना कि उन्होंने अपोज किया था, ठीक है। उन्होंने पैक्ट को सपोर्ट किया था जो गांधी जी और उस समय के जो वॉइसरॉय इरविन के बीच में यहाँ पे हुआ था। उसका फोकस था सिविल डिसोबीडियंस को खत्म करके एक तरह से जो कंसेशंस है वो यहाँ पे ले पाना, एंड इस तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट। तो यहाँ पूछा था ना नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट में आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, डी इज नॉट करेक्ट, राइट। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, ये आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पढ़िएगा, बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो कल होमवर्क दिया था, एक था महात्मा गांधी जी ने चंपारण विजिट किया ट्राइबल के लिए, नहीं ट्राइबल का रोल नहीं था, ये पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी जहां इंडिगो कल्टीवेटर्स के एक्सप्लॉयटेशन को टैकल करने के लिए गया था। नीपा वायरस की बात करें तो यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें बनेरघट्टा नेशनल पार्क की, तो ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है, ना कि आपका मध्य प्रदेश के अंदर, सो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। गोल्डन जैकाल की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न ही है, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।